अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे कराची से भेजी है इमरान ने, लियारी से। इमरान कहते हैं हमारे एक अंकल थे, पुलिस के शोबे से वाबस्ता थे, रिटायर होके काफ़ी अरसा ज़िंदा रहे, अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक खौफनाक, अजीबो गरीब और एक ऐसा वाक़या सुनाया था जिसको सुनाते हुए वो खुद भी हैरान रह जाते थे। मैंने जब उनसे ये वाक़या सुना तो एक दफ़ा मेरे जिस्म के अंदर भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और आज वही वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप बाकी अपने सुनने वालों को ये सच्ची खौफनाक कहानी सुना सकें। उन्होंने कहा है मेरे उन अंकल का नाम आप जैगम ही रहने दीजिएगा। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे ये मैं नाम जितने भी है उन्होंने लिख के भेजे हैं कि ऐसे ही नाम रहने दीजिएगा, मैं वही रहने दे रहा हूं। इमरान, कराची, लियारी से, उन्हीं की ख्वाहिश पे। लियारी कराची के उन इलाकों में से है जो बहुत पुराने इलाके हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, दूर दूर तक फैला हुआ, लेकिन कराची के जो सबसे पुराने ऐसे इलाके जो पाकिस्तान बनने से भी पहले के आबाद हैं उन्हीं में से लियारी भी शामिल है। नाम बदलते रहे हैं वक्त के साथ, लेकिन ये इलाके वहीं पे हैं। अंकल के साथ एक दिन हम बैठे गपशप कर रहे थे तो उन्होंने हमारी पुरजोर फरमाइश पे ये कहानी हमें सुनाई। वो कहते हैं कि मैं रात का टाइम गश्त करके अपने थाने में लौटा था और आके अपने कमरे में अपने ऑफिस में बैठा ही था कि कुछ लोग मेरे थाने आए। मैंने उनसे पूछा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो उन्होंने बताया कि वो एक इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और उनकी फैमिली का कमाने वाला वाहिद शख्स कल रात से लापता है, यहां तक कि आज फिर से रात हो गई है। इंस्पेक्टर जैगम बोले तफसील से बताइए। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर का ये फर्द इसी पूरे घर की किफालत करता है। हमारे घर में हम दो मियां बीवी और दो बच्चे हैं हमारे। ये साथ जो बैठे हैं ये मेरे वाले साहब हैं, मैं इनको लेके आई हूं। मेरे शौहर सुबह अपना रक्षा लेके निकलते हैं, रात को 9 बजे, 10 बजे और बाजुकात 12, 1, 2 भी उनको बच जाते हैं। कभी सवारी मिल जाए और पैसे अच्छे मिल रहे हों तो वो दूर दूर भी चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ परसों गुजरी हुई रात और उसका गुजरा हुआ दिन। वो सुबह सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया और घर से रवाना हो गए। कभी घर वाली साइड की सवारी मिलती तो वो घर आगे दिन का खाना या रात का खाना भी खा लेते थे, लेकिन किसी और तरफ होते तो होटल से ही खाना खाते थे। उनकी शायद सवारी नहीं मिल सकी, ना वो दिन का खाना खाने आए ना वो रात का खाना खाने आए। तो मैं समझ गई कहीं दूर आज चले गए हैं, इस सिमत में आना नहीं हुआ तो रात को 12-1 बजे तक नहीं तो मैक्सिमम 1-2 बजे तक वापस आ जाएंगे। और मैं जाग रही होती हूं। हमारा घर जिस सिमत में है वहां पे हम अपने दरवाजों को बंद करके रखते हैं। रात के 2 बज गए, मेरी आंख खुली, मैंने देखा टाइम तकरीबन 3 बजे का है, अभी तक दरवाज़ा खटखटाया नहीं गया था। मेरे शौहर नहीं आए थे। मैं परेशान हो गई, क्या हो गया आज अभी तक वो नहीं आ सके। यहां तक के 4 बज गए, 5, 6 और सुबह के 7 बज गए। मुझे बच्चों को तैयार करना था, स्कूल भेजना था, वो तो आ जाते थे। ये पहली दफ़ा ऐसा ज़िंदगी में हुआ था, अभी तक नहीं आए थे। मोबाइलों का तो दौर नहीं था कि उनसे कोई फ़ोन करके पूछ लेता। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मुझे तशवीश लाहक हुई कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, आज तक ऐसा नहीं है, लेकिन आते ही होंगे। मैंने फौरी अपने वाले साहब से बात की। उन्होंने कहा परेशान मत हो, बाजुकात हो जाता है, आते ही होंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। दिन चढ़ गया, अब तो दिल की धड़कन शदीद तेज़ हो गई थी, दिल को
खौफ महसूस हो रहा था कि कोई बुरी खबर आने वाली है। यहाँ तक कि दिन का इंतज़ार करते इधर से उधर से जितने रिक्शे वाले जो जानने वाले थे सबसे पूछगछ कर ली, जहाँ जहाँ हम जा सकते थे, पता कर सकते थे, मालूम कर सकते थे, सबसे मालूम कर लिया, लेकिन किसी को भी उनका पता नहीं था। सबका यही कहना था नहीं हमें नहीं पता वो कल कहाँ गया है, किसके साथ गया है। यहाँ तक कि शाम हो गई और उसके बाद तो इर्द गिर्द के लोग भी परेशान हो गए कि अब ज़रूर आप लोगों को थाने जाना चाहिए और अब हम आपके पास आए हैं, वो लापता हैं, हमें उनकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर जैगम ने कहा ठीक है आप लिखवा दीजिए उनके बारे में, और यूं उनकी डिटेल उनको लिखवा दी गई। उसी रात गश्त करने के दौरान उनको वायरलेस सिस्टम होता था, वहीं पे उनको एक कॉल मौसूल हुई कि आपके ही इलाके में फलां जो एक पार्क बना हुआ है, वहीं पार्क के किनारे एक रक्षा खड़ा हुआ है। लोगों से पूछगछ की गई है, लेकिन लोग कहते हैं यहां पे कभी किसी ने रक्षा खड़ा नहीं किया, लेकिन पता नहीं किसका है, आप चेक कर लीजिएगा। एक वैसे नॉर्मल सी कॉल थी। उसके जब नंबरों को नोट किया गया, नंबर प्लेट को, तो ये वही रक्षा था जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वो शख्स अपना रक्षा लेके गया और वापस नहीं आया था। इंस्पेक्टर जैगम कहते हैं मैं फौरी तौर पे उसी पार्क के पास पहुंच गया और उसके पास पहुंच के मैंने इर्द गिर्द लोगों से पूछा कोई जानता है ये रक्षा कौन खड़ा करके गया है। लोगों को उसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी। वो रक्षा अपनी जगह पे इस अंदाज में खड़ा था जैसे बाकायदा उसको पार्क किया गया हो। अगर रक्षा यहीं पे पार्क है तो रक्षा ड्राइवर भी यहीं कहीं मौजूद होगा। इर्द गिर्द की जितनी भी तलाश की गई, लोगों से पूछगछ की गई, लेकिन रक्षे ड्राइवर का कोई पता न लगा। वो लोग रक्षा थाने ले आए, कार्रवाई की, सारा कुछ किया, पता करते रहे जो जो वो पता कर सकते थे। इधर से उधर से कोई मरा हुआ शख्स मिल जाए, किसी की लाश मिल जाए, कोई हादसा, कुछ भी ऐसा जो तहकीक को, तफ्तीश को आगे बढ़ा सके कि माजरा हुआ क्या है, लेकिन कुछ भी ना मिल सका। यहाँ तक कि महीना गुजर गया ढूंढते ढूंढते और कोई पता नहीं था। फिर दूसरा महीना और फिर पुलिस अपने अपने और कामों में मसरूफ हो जाती है। इस केस का कुछ भी ना बन सका और इंस्पेक्टर इस केस को भी भूल गया। फैमिली आती है, बताते रहते कि अभी तक हम तलाश जारी में हैं, तलाश जारी रखी हुई है, अभी तक उनका कोई पता नहीं है, जैसे उनका कोई पता लग जाएगा हम ज़रूर उनको इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ तक कि 6 महीने, साल गुजर गया, किसी को कुछ याद ना रहा। फिर से एक दिन मैं ऑफिस में बैठा और फिर से एक केस आया। ऐसी ही एक फैमिली आई और उन्होंने सेम उसी तरह का, जैसे तकरीबन 1 साल पहले मुझे बताया गया था एक केस, कि वो घर से रक्षा चलाने के लिए निकला है। वो रात को ड्यूटी करता था, शाम को वो निकलता था, रात सारी काम करता था, सुबह वो अपने घर वापस आ जाता था। उनका कहना यह है कि वो रात को रक्षा लेके निकला, सुबह वापस आ जाता था। कभी बहुत लेट होता तो 12-1 बजे तक वो हर सूरत घर आ जाता था, क्योंकि उसके बाद उसकी नींद का टाइम शुरू होता था। और अगर वो 12-1 बजे तक पहुंच के नहीं सोता था तो फिर वो रात को जाग नहीं सकता था, उसको नींद आती। घर वालों ने इंतजार किया 12-1-2 जब तक उसको आ जाना चाहिए और वो नहीं आया, तो उन्होंने सारा दिन इंतजार में गुजार दिया, यहां तक कि रात भी गुजार दी। और पूरी रात भी नहीं आया, अगला दिन आ गया। अब उसको घर से गए हुए 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था, 36 घंटे कोई हो चुके थे, और वो अब थाने आए बैठे थे कि उसका कोई पता नहीं है। तकरीबन ये वैसा ही मिलता जुलता केस था जैसे पहले भी एक आया था, और इसी तरह भी इसकी पता करते हुए, इसी तरह करते हुए उसका रक्षा भी उसी जगह, उसी पार्क के बाहर पार्क किया गया था। और उसके नंबरों को देखा गया तो बिल्कुल वही नंबर थे जो शख्स की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वो गायब हुआ है। दूसरा रक्षा भी उसी जगह पे अगर पार्क किया जा रहा है और शख्स जो ड्राइवर था रक्षा चला के कहीं गया है और उसने इस जगह पे आके रक्षा पार्क किया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो कहां गायब हो जाता है। यूं दूसरा केस था,
पुलिस ने अपनी तरफ से जितनी वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की, हर जगह पे ढूंढने की कोशिश की, हर शख्स से इंक्वायरी की, इर्द गिर्द से भी बढ़ के दूर दूर तक पूरे इलाके को छान मारा, लेकिन इस रक्शे ड्राइवर का भी कोई पता नहीं था। अब पुलिस भी हैरान रह गई कि ये दूसरा ऐसा केस आया है कि रक्षा एक ही जगह पे पार्क है लेकिन बंदे का पता नहीं है। तलाश जारी रही लेकिन ये केस भी फाइलों की नजर हो गया, बंद हो गया, क्योंकि उसका कोई पता नहीं लगा। इंस्पेक्टर कहते हैं, इंस्पेक्टर सैगम कहते हैं, मैं अपनी ड्यूटी करता रहा कि फिर उसी तरह का जब एक केस आया तो सबसे पहले जिस बात पे मैं चौंक गया, मेरे ही इलाके में ये तीसरा केस आ रहा था और रक्षा ड्राइवर गायब हो रहा था, लेकिन इसमें जो गैप था वो तकरीबन 1 साल का था। 1 साल पहले पहला केस आया, फिर दूसरे साल दूसरा, और तीसरे साल जब तीसरा केस आया, उसकी फैमिली जब मुझे उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा रही थी तो सबसे पहले मैंने फ़ोन करके वायरलेस किया और उनको कहा चेक करो उस जगह पे कोई रक्षा मौजूद है जिसका नंबर ये है। वहाँ उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पे रक्षा भी मौजूद था और उसका नंबर भी वही था। अब मेरे लिए चौंका देने वाली बात यह थी कि ये जो तीनों काम हुए थे, तीनों रक्षा ड्राइवर गायब हुए थे, इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल एक जैसी थी कि एक ऐसा पार्क जिसकी एक खास जगह पे रक्षे को पार्क कर दिया जाता था और उस रक्षे ड्राइवर का कहीं नामो निशान नहीं होता था। इर्द गिर्द से पूछगछ करने पे पता लगा था कि किसी ने भी इस रक्षे को पार्क करते हुए नहीं देखा, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये था, कुछ उनमें से लोगों ने कहा रात को तो हमने नहीं देखा, जब हम यहां से गुजरे हैं सुबह यहां पे मौजूद था, जिससे अंदाजा होता था रात के किसी पहर इसको यहां पे पार्क किया गया है। इंस्पेक्टर ने पहली दोनों फाइलें भी निकलवा ली। जो चीज इंस्पेक्टर जैगम कहते हैं मुझे खटक रही थी, मैं उसको कंफर्म करना चाहता था, और जब मैंने फाइलें मंगवा के चेक किया तो वो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। उन फैमिलियों ने भी जो आके पुलिस को बताया था दोनों ने, और ये जो तीसरी फैमिली भी बता रही थी, इनकी तकरीबन जो डेटें थी बताने की, गायब होने की, एक ही वही मखसूस महीना था साल का, और डेटें आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे थे। हो सकता है इन्होंने रिपोर्ट लिखवाने में 1-2 दिन आगे पीछे कर ली हों, लेकिन साल की एक ही डेट, एक ही महीना ऐसा आ रहा था जिसके अंदर ऐसे वाकयात हो रहे थे। अब ऐसे 3 केस मेरे सामने आ चुके थे और मैं, इंस्पेक्टर जैगम कहते हैं, अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद अपनी टीम के साथ मिलकर कहीं से कोई सुराग ना लगा सका, और मैं भी परेशान था आखिर बंदा जा कहां रहा है। वक्त गुजरता रहा, हम तीसरे केस का भी कुछ सुराग ना लगा सके और पूरा साल गुजर गया। तकरीबन कोई महीना या 15-20 दिन रहते थे उसी डेट के आने में कि जहां हर साल एक रक्षा खड़ा मिलता था और ड्राइवर गायब होता था। वो कहते हैं मैं अपने ऑफिस में बैठा था कि एक नौजवान मेरे पास आया। उस नौजवान ने अपने नाम, जो अपना नाम बताया, अपना तारुफ कराया। उसने कहा मेरा नाम राशिद है। मैंने उसे बैठने के लिए कहा, वो सीट पे बैठ गया। मैं कहा हाँ राशिद बोलो। वो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था, बैठते हुए भी वो घबरा रहा था। थाने के अंदर जिस वक्त वो दाखिल हुआ उसकी टांगें कांप रही थी, वो बहुत घबराया हुआ था, सहमा हुआ था। शक्ल से किसी अच्छे खानदान का लगता था, कोई जुर्म करने वाला, जराइम पेशा शख्स नहीं नजर आता था, लेकिन जितना वो खौफजदा था तो मैं उसकी परेशानी को, उसकी चाल ढाल को, उसके चेहरे पे खौफ को देख के हैरान रह गया कि वो बहुत सहमा हुआ है। यहां तक कि वो, जब मैंने उसे कहा बैठिए, तो उसने अपना नाम राशिद बताते हुए भी उसकी आवाज में कपकपाहट थी, राशिद। थाने पे मेरे सामने जो टेबल पड़ी थी उसकी दूसरी तरफ वो बैठा था, लेकिन अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा के देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। वो वाकई सही जगह पे पहुंच चुका है, ये क्या है? मैंने पानी का गिलास मंगवाया, उसे कहा पानी पीजिए। उसने जिस तरह अंदाज में पानी का गिलास उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे और कांपते हाथों के साथ उसने पानी पिया। और मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ और चलता हुआ उस नौजवान के पास जाके खड़ा हुआ, उसके कंधे पे एक थपकी दी और कहा नौजवान राशिद घबराओ मत, तुम इस वक्त कानून के पास आ गए हो, जो भी है
अपने आप को रिलैक्स करो। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और मुझे आराम से और तफसील से बताओ। मेरी ज़ात से जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। घबराओ मत। थाने पहुंच के अगर किसी के साथ प्यार से जुमले बोले जाएं, उसको हौसला दिया जाए तो इंसान को बहुत हौसला आता है। मेरी ऐसी बातों से भी राशिद को काफ़ी हौसला मिला और मैं अपने कुर्सी पे जाके बैठ गया और राशिद को कहा, बताओ राशिद, क्या माजरा है। राशिद कुछ में अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर तक मैंने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा है और वो नॉर्मल हो गया और उसके बाद बोलना शुरू हुआ। जैसा मैंने आपको बताया है कि मेरा नाम राशिद है। मैं एक लड़की से शदीद प्यार करता हूँ और उस लड़की का नाम आयशा है। आयशा और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम जब कॉलेज में मैं पढ़ने के लिए गया, स्कूल मैंने छोड़ा और उसके बाद मैं जब कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो वहीं आयशा से मेरी पहली कॉलेज में मुलाकात हुई। मैं एक दरमियाने घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत अमीर फैमिली से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम ठीक है, खाते पीते लोग हैं, खुदा का दिया सब कुछ है। और आयशा भी ऐसी ही एक फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जो ठीक थे, खाते पीते थे। लेकिन जिस तरह वो कपड़े पहनती थी, जिस तरह वो कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ चलती फिरती थी, मुझे लगता था कि कोई है जो इसकी मदद कर रहा है, ये पीछे से इतने अमीर नहीं है। मैं उसको देखता रहता, लेकिन कभी अपना हाल दिल ना कह सका। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि उसका मेरा आमना सामना हुआ। वो भी मुझे देख के मुस्कुरा पड़ी। शायद मैं जो छुप छुप के उसको देखता था, मेरी उन निगाहों को महसूस कर चुकी थी। और जैसे ही वो मेरे सामने आई, मैंने उसे देखा तो वो मुझे देख के मुस्कुरा पड़ी और उसी लम्हे मैंने भी उसे सलाम किया। मेरे सलाम के जवाब ने उसने मुझे वालेकुम अस्सलाम कहा और यूं हमारी पहली मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा, अगर आप बुरा ना माने, क्या हम कहीं बैठ सकते हैं? यूं हम कुछ देर के लिए कहीं पे जाकर बैठ गए। बैठने के बाद मैंने अपना तारुफ कराया और अपना हाल दिल बयां कर दिया कि मैं कैसे इतने अरसे से उसको देख रहा हूं और वो मुझे अच्छी लगने लगी है। मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं उससे बात कर सकूं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कभी आपसे बात कर सकूं। आज पहला मौका आपको मुस्कुराते देखा तो मेरे अंदर एक हिम्मत आई और मैंने आपसे कह दिया और यूं हम बैठे हैं। यूं हम नॉर्मली गपशप करते हुए एक दूसरे के दोस्त बन गए और उसने मुझे बातों बातों में बताया कि वो हर वक्त जिन सहेलियों के साथ फिरती रहती है वो उससे बहुत प्यार करती हैं। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है। आयशा बता रही थी, मैं अपने वालिद और अपनी वालदा के साथ यहीं इसी शहर में रहती हूँ। मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। वो एक बीमारी का शिकार थी, काफ़ी उनका इलाज कराया गया, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मैं अपने वालिद साहब के साथ ही लियारी के एक घर में रहती हूँ। मेरे वालिद साहब कुछ ज़मीनों के भी पैसे आ जाते हैं पीछे और उनकी एक सरकारी नौकरी जिससे वो रिटायर हुए थे उनकी पेंशन भी आ जाती है। लेकिन मेरी दोस्तें मुझे बहुत अमीर समझती हैं। मैं अमीर हकीकत में हूँ नहीं, बस गुजारा अच्छा हो जाता है। मैं अपनी दोस्तों को भी कुछ तोहफे तहफ़ देती हूँ, वो भी मुझे तोहफे तहफ़ देती रहती हैं। तो देखने वाले मुझे शायद अमीर समझते हैं, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ। उसकी हकीकत पसंदाना बातें, सच गोई मुझे इतनी अच्छी लगी कि हम इतने बेहतरीन दोस्त हो गए कि हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगे, हम एक दूसरे की बहुत केयर करने लगे। और जैसे एक लड़की और लड़के के अंदर एक इज्जत का, रिस्पेक्ट का, मोहब्बत का, केयर का एक रिश्ता बन जाता है, हमारे बीच में भी रिश्ता बन गया और यूं हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया था, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं अपने मोटर बाइक पे कॉलेज से निकला तो मुझे स्टॉप पे खड़ी नज़र आ गई। मैंने उसे कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने बहुत ज़िद की, नहीं मैं चली जाऊँगी। मैंने उसे बहुत ज़्यादा कहा तो वो मेरे साथ बैठ गई। यूँ उसको मैं लेके पहली दफ़ा उसके घर पहुँचा।
उसका घर जिस जगह पे बना हुआ था उसके इर्द गिर्द इतने घर नहीं थे, ये अलग थलग एक बना हुआ घर था। ना कुछ अच्छा घर था ना बहुत कच्चा घर था, दरमियाना सा, यानी कि बिल्कुल गुर्बत की लकीर से थोड़ा सा ऊंचा कह लीजिए एक घर था। तब मुझे समझ लगी कि वो क्यों मुझे अपने घर नहीं लेके आना चाहती थी। शायद जिस तरह के उसका लिबास था, जिस तरह का वो लड़कियों के साथ फिरती थी, वो सही कहती थी। वो लगती बहुत अमीर कबीर थी, उसको अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी दी थी, खूबसूरत भी बहुत थी, पहनती भी बहुत अच्छा थी, तो इसलिए वो बहुत अमीर लगती थी। लेकिन उसके घर को देख के मुझे अंदाज़ा हो गया वो इतनी अमीर नहीं थी। और शायद इतने अरसे की इस दोस्ती में उसने कभी भी मुझे नहीं कहा था कि मुझे घर छोड़ दो, या मैंने भी कई दफ़ा कोशिश की तो वो इग्नोर कर गई। उस दिन वो बाई चांस मैं बस स्टॉप पे ही पहुंचा तो वो सामने खड़ी थी और उसने फौरी इनकार कर दिया था, नहीं मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैंने बहुत ज़िद की थी, इस हद तक ज़िद कि मैं नाराज़ हो जाऊंगा अगर वो मेरे साथ ना बैठी, तभी वो बैठ गई थी। लेकिन जब हम घर के पास पहुंचे तो उसने कहा ये है मेरा घर। तो मैंने उसके घर की तरफ देखा और एकदम से मुड़ा और उसको कहा, आयशा तो इसमें ऐसा क्या है, तुमने मुझे पहले दिन बता दिया था, तुम इसलिए मुझे अपने घर नहीं लेके आ रही थी। वो खामोशी से सर झुकाए सीधी घर के अंदर चली गई। मैं समझ गया वो मुझे अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी। शायद उसके जहन में यह था कि उसका एक इमेज जो बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इतना अच्छा घर नहीं है, एक अमीरों वाला घर नहीं है। घर को देख के शायद मेरा दिल टूटा हो। वो मुझे रोक के चाय की, पानी की या किसी बात की ऑफ़र कर सकती थी, लेकिन कोई भी ऑफ़र किए बगैर वो वहाँ से चली गई। और मैंने अपने बाइक को स्टार्ट किया और वापस आ गया। यहां तक कहानी सुनाने के बाद वो लड़का चुप सा हो गया, ऐसे जैसे फिर कुछ लफ्ज़ों को जमा कर रहा हो कि फिर से कहां से कहानी को शुरू करूं। तो फिर से उसकी आवाज़ के अंदर एक घबराहट सी आ गई, कपकपाहट सी आ गई और बोला, क्या मुझे पानी मिल सकता है? वो फिर से बहुत घबरा गया था। मैंने उसके लिए पानी मंगवाया और एक ही सांस में गड़क 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 जल्दी से वो पानी पी गया। और जैसे ही उसने गिलास नीचे रखा तो उसके चेहरे पे फिर से वो पहले वाला खौफ तारी हो चुका था।